हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिससे कि इस बार के क्वेश्चन पेपर में काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को सेम टू सेम मिलने वाले हैं। उन क्वेश्चन को देख लेते हैं और साथ में इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी मैं लेकर आया, तो उसको भी एक बार आपने क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखकर पूरा देख लेना है। तो चलो बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहला खंड अ, जैसा कि आप जानते हैं, खंड अ है आपका निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, गद्यांश आपने पढ़ लेना है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि गद्यांश तो हर बार अपठित गद्यांश हर बार बदल कर आएगा। लेकिन आपने क्या, जब प्रैक्टिस रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनके आंसर हमने यहाँ दे रखे, तो आपने इसको पूरा पढ़ लेना है। मैं सीधे चलता हूँ आगे खंड में, जिसमें आपको बुक से आपके रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आप अगला है जो कि आपका दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग क्या करना, 250 शब्दों का निबंध लिखना है। ठीक है, पहला है सत्संगति। ठीक है, जिसके संकेत बिंदु दिए, प्रस्तावना दी, आवश्यकता दे रही है, संगति के विविध स्वरूप और सत्संगति के लाभ। ठीक है, उसका जनसंख्या वृद्धि, दोनों इंपॉर्टेंट वो है, इनको आपने तैयार कर लेना। दोनों उनके उत्तर दे रखे हमने। तो यहाँ पे हमने क का उत्तर देखो दिया है, सत्संगति का। ठीक है, सत्संगति का आपने यहाँ से देख लेना। प्रस्तावना दे रखी, सत्संगति का अर्थ क्या है, दो शब्दों से मिलकर बनाया, सत और संगति से। ठीक है, सत का अर्थ होता है अच्छा और संगति का मतलब होता है संगत या साथ में रहना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने कर लेना है। ठीक है, इसका आवश्यकता है, आवश्यकता पड़े जीवन में सफलता और उन्नति के लिए क्या करना है, सत्संगति की आवश्यकता होती है। अच्छी संगति मनुष्य को कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग पर लेके जाती है। ठीक है, बाकी आपने आगे पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा हो जाएगा टाइम, सारी चीजें पढ़ूंगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पूरे वीडियो को पॉज करके आराम से पूरा पढ़ लेना। उसका सत्संगति के विविध स्वरूप। ठीक है, तो कई रूप में होती है, जैसे ज्ञानी महापुरुषों का सानिध्य, अच्छे मित्रों का साथ, श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन, ये सभी क्या सत्संगति के ही रूप हैं। ठीक है, इनको आपने तैयार कर लें। इसका सत्संगति के लाभ क्या होते हैं, सत्संगति के लाभ क्या होते हैं, अनगिनत अनगिनत लाभ हो जाता है। बुद्धि निर्मल होती है, वाणी पे सत्यता आती है, मान सम्मान बढ़ता है। तुलसी जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। ठीक है, इतिहास गवाह है कि वाल्मीकि जो पहले डाकू थे, साधुओं की संगति पाकर महर्षि बन गए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने तैयार कर ली। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, आपके मित्र ने परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, इस उपलक्ष्य में मित्र को बधाई पत्र लिखना है आपने। ठीक है, आपका काल्पनिक नाम दिया है क ख ग। अथवा में एक प्रश्न और दिया गया है। ठीक है, अपने क्षेत्र के किसी समाचार पत्र के संपादक को अपने क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए पत्र लिखें। आपका काल्पनिक नाम क ख ग। अब मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं उससे पहले आगे बढ़ने से, इसके अलावा मैंने और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के वीडियो और टॉप 30 क्वेश्चन की वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा, उनको देख सकते हैं, या आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर के डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़कर वहां से भी इन चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हाल बधाई पत्र का हमने वो कर रखा है, जो पहला वो था अथवा से पहले, तो यहाँ से आपने लिखना है परीक्षा 1, एड्रेस दिया हुआ है देहरादून, दिनांक दी है, आपने यहाँ से शुरू करना। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते हो जाएगा, या हाय हेलो जो भी होता है उस टाइप से, या फिर लेकिन हम लिखेंगे, जब हिंदी कर रहे हैं तो सप्रेम नमस्ते लिखेंगे। ठीक है, आज सुबह का समाचार पत्र देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना रहा, इस प्रकार से हमने शुरुआत करनी है। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, या तुम्हारा अभिन्न मित्र क ख ग, आपका नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे आपका नाम की जगह क ख ग लिखना है आपने। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जो कि व्याकरण से है। निम्नलिखित वाक्य के आधार पर सही क्रियाभेद छांट कर लिखिए। ठीक है, सही क्रियाभेद छांट करके लिखना। किसान फल उगाता है, किसान क्या करता है, फल उगाता है। तो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया व सकर्मक क्रिया दोनों उक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सकर्मक क्रिया और उसके बाद बताना है आपने। ठीक है, तो जो किसान फसल उगाता है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया का अंतर आएगा। ठीक है, क्योंकि फसल उगाता है। ठीक है, इसलिए सकारात्मक क्रिया है ये। और इसमें देखो क्या है, बालिका गेंद से खेल रही है, वाक्य में कर्म क्या है और विकल्प छांट के लिए, तो भैया सीधी सी बात है, कर्म क्या हो रहा है, गेंद से खेल रही है, तो गेंद कर्म है, यहाँ पे क्रिया किसकी है, खेलने की हो रही है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद अगला है, प्रियंका अत्यंत परिश्रमी है, इसलिए परीक्षा में प्रथम आई। समुच्चय बोधक शब्द छांट के लिखिए। तो इसलिए शब्द क्या हुआ है यहाँ पे, समुच्चय बोधक हुआ। इसने क्या किया, दो वाक्यों के बीच में क्या संबंध स्थापित किया है, समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन बता दिया इसने, तो समुच्चय बोधक शब्द कह देंगे इसका। इसका, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, प्रतिदिन व्यायाम करता है, क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। ठीक है, क्योंकि व्यायाम करता है, क्रिया हो गई क्रिया। ठीक है, और प्रतिदिन क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, आपको पता है। उसके बाद पुस्तक कलम से लिखी गई। ठीक है, पुस्तक कलम से लिखी गई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त वाच्य का सही विकल्प छांट कर लिखिए। तो वाच्य कौन सा है, कृतवाच्य है, कर्म है, भाव है, या सभी है। तो इसमें देखो लिखी गई तो कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाच्य है, कलम से लिखी गई ना, तो कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है, राम द्वारा धनुष तोड़ा गया।
कृतवाच्य में परिवर्तित किया जाना, तो राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, कृतवाच्य में करेंगे तो राम ने धनुष तोड़ा हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अ, अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए, आज्ञार्थक बनानी चाहिए। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार या सामर्थ्य के अनुसार कार्य करो हो जाएगा। करो मतलब आज्ञा देनी है तो करो जैसे शब्द का प्रयोग करोगे, ठीक है? आदेश देने में ही ध्यान दीजिएगा, करना चाहिए जो करो हो जाएगा, ठीक है? ये हो गया हमारा आज्ञार्थक, अर्थात ये हो गया आपका आज्ञा दी जा रही है यहाँ पे, ऑर्डर वाले क्वेश्चनों में, ठीक है? निम्न में से निषेधात्मक वाक्य का चयन कीजिए। तो निम्न में से निषेधात्मक वाक्य का चयन करना, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला वन गई थी, ठीक है? तो इसको ये सही है, ये तो निषेधात्मक नहीं है। रावण ने मंदोदरी की सलाह नहीं मानी, ठीक है? रावण ने मंदोदरी की सलाह नहीं मानी, तो इसमें क्या है निषेधात्मक था, नहीं जिनमें आया, तो नहीं किसमें आया? इसमें सेकंड वाला आपका आंसर नीचे दिया है वो सही है। अगला है वह प्रकृति कितनी सुंदर है, ये तो सकारात्मक है, निषेधात्मक नहीं है। और ये अजीन, ये भी नहीं है, ठीक है? तो हमारा क्या, रावण ने मंदोदरी की सलाह नहीं मानी, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, जिसका जन्म ना हुआ हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द छाँट कर लिखिए, तो अजीर, अजर, अजय, अजिन, ठीक है? तो जिसका जन्म ना हुआ उसके लिए क्या आएँगे? अज होगा, अज, ठीक है? जिसका जन्म ना हुआ वो क्या हो? अज होता है, और जन्मज हुआ, ठीक है? जिसका जन्म ना हुआ हो अर्थात अज, अज कहलाएगा। उसके बाद सूर्य का समानार्थक शब्द है, भास्कर, रत्नाकर, मधुकर, निशाकर। तो भास्कर शब्द क्या है? सूर्य का समानार्थक शब्द है, नीचे उत्तर दिया हुआ आपने देख लेना, ठीक है? रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, ठीक है? मधुकर आपका ये हो जाएगा मधुकर कहेंगे कृष्ण को, ठीक है? निशाकर, निशाकर नहीं होगा, निशाचर होगा, वैसे निशा का मतलब रात्रि से होता है, ठीक है? इस प्रकार से आपने देख लें। अगला देखिए, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है? किन्हीं 2 प्रश्नों काव्यांश दिया गया है, इसको पूरा आपने पढ़ लेना आराम से वीडियो को पॉज़ करके, ठीक है? तो इसके बाद आपके प्रश्न दिए हैं, पहला प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्या समझाया? ठीक है? लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्या समझाया? तो उत्तर नीचे दिया, लक्ष्मण ने हँसकर कोमलवाणी में क्या कहा? व्यंग्य करते हुए परशुराम से कहा कि आप तो स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा मानते हो और मुझे बार-बार कुल्हाड़ी दिखाकर डराना चाहते हो। ऐसा लगता है जैसे आप फूँक मार के पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। ठीक है? इसका ख है, लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया? लक्ष्मण ने बताया कि रघुकुल की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त अर्थात हरिजन और गाय पर वीरता नहीं दिखाते हैं। इन पर शस्त्र उठाने से पाप लगता है और इन्हें हराने पर अपयश, अपकीर्ति होती है या होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें किसने की? लक्ष्मण ने परशुराम जी से कही, ठीक है? अपने कुल परंपरा के बारे में बताया। उसके बाद इहाँ कुंभर प्रतिया कोउ नाहि में निहित अर्थ का स्पष्ट कीजिए। तो यह कुंभर प्रतिया का मतलब काशी फल का छोटा फल, ठीक है? मतलब कद्दू समझिए, छोटा कद्दू। बहुत नाजुक होता है, जो उँगली दिखाने मात्र से मुरझा जाता है। ठीक है? लक्ष्मण इस मुहावरे का प्रयोग करके यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ कोई इतना निर्बल या कमज़ोर नहीं है जो कि तर्जनी अर्थात धमकी देखकर देखकर डर जाए या मर जाए। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है आपका उत्साह कविता में बादल किन-किन अर्थों की ओर संकेत करता है? ठीक है? उत्साह कविता जो है आपके उसमें 3 अर्थों की ओर किया गया बादल शब्द, प्यास से पीड़ित जन सामान्य की प्यास बुझाने वाले जीवनदायी शक्ति के रूप में, दूसरा ललित कल्पना और नव निर्माण के प्रतीक के रूप में, तीसरा विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना के प्रतीक के रूप में। ये तीनों आपने क्या करना है? तैयार कर लेना। इसके बाद अगला है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? तो गोपियों ने उद्धव से क्या कहा? वे अपने योग का संदेश उन लोगों को दें जिनका मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात श्री कृष्ण के लिए वो ताना मार रही थी, ठीक है? और कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। गोपियों का मन तो कृष्ण प्रेम में स्थिर है, इसलिए उन्हें योग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या उद्धव के द्वारा क्या किया इनने? गोपियों ने कृष्ण पे कटाक्ष किया था, ठीक है? तो ये आपने तैयार कर लेना। अगला है, भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है? ठीक है? भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं और भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया? तो सूरदास द्वारा रचित जो पद हैं, उनमें उद्धव गोपियों को योग का संदेश देने आते हैं, तभी एक भौरा वहाँ आ जाता है, ठीक है? ये कारण था। अब उनने भ्रमर क्यों कहा? अब देखो, गोपियाँ उस भौरे को के माध्यम बनाकर उद्धव पे व्यंग करती हैं कि जिसे भ्रमर गीत कहा जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। और क्या है यहाँ पे? यहाँ भ्रमर अर्थात भौरा उद्धव का प्रतीक है, जो शुष्क ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आए थे। कहाँ? गोपियों के पास, ठीक है? कहाँ से? द्वारिकाधीश अर्थात श्री कृष्ण के पास से। अगला प्रश्न नंबर क, अट नहीं रही है शीर्षक में के आधार पर बताइए कि फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो कि बाकी ऋतुओं से भिन्न है? तो फाल्गुन अर्थात वसंत ऋतु होती है, ठीक है? में प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है, चारों ओर रंग-बिरंगे फूल खिलते हैं, वातावरण सुगंधित हो जाता है और पेड़ों पे नए पत्ते आ जाते हैं। प्रकृति में इतना उल्लास और मादकता होती है कि वह अट का मतलब होता है समा नहीं पाती है। कहाँ?
ऐसा सर्वव्यापी सौंदर्य और मादकता अन्य किसी ऋतु में नहीं होता है। ये प्रकृति में समा नहीं पाती और ऐसा क्या था फूट-फूट के बाहर आ रही होती है, तो इसे कहा इसलिए कहा गया अट नहीं रही है। ठीक है? क्लियर? इसके बाद अगला देखिए परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन-कौन से तर्क दिए? लक्ष्मण ने क्या-क्या तर्क दिए थे? धनुष बहुत पुराना है, जीर्ण-शीर्ण था, राम ने इसे नया समझकर केवल छुआ ही था कि यह टूट गया। उन्होंने यह भी कहा कि बचपन में हमने ऐसे कई सारे धनुष तोड़े थे, तब तो हमें किसी ने क्रोध नहीं किया। तो इस धनुष में इतना मोह क्यों? ठीक है? ये भी किसने कहा? लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा था। ठीक है? इसके लिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है? तो पूरा आपने गद्यांश पढ़ लेना आराम से। ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक गद्यांश दिया है, आपने पढ़ लेना है। फादर फुल्के के बारे में, बुल्के के बारे में। ठीक है? संकल्प के सन्यासी थे, कभी-कभी लगता है करके यहाँ से लेके तपस्या से जन्मति है। ठीक है? इसके बाद पहला प्रश्न है फादर बुल्के की चिंता क्या थी और क्यों? तो फादर बुल्के की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में देखने की थी। सॉरी, वे भारत और भारतीय संस्कृति से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे चाहते थे कि हिंदी को उसका उचित सम्मान और स्थान मिले। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा से फादर बुल्के पर क्या प्रतिक्रिया हुई, ठीक है? तो जब फादर बुल्के ने हिंदी भाषी लोगों को ही हिंदी की उपेक्षा करते देखते थे, तो उन्हें बहुत दुःख होता था और क्या वे झुंझला जाते थे, ठीक है? मतलब गुस्सा हो जाते थे। वे इस बात पर अपनी तकलीफ हर मंच में व्यक्त करते थे। जहाँ भी वो जाते थे मंचों में, वहाँ पे क्या करते अपनी इस व्यथा को बताते, अपने दुःख को बताते थे, अपनी इस बात को कहते थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो चश्मे वाला क्या था शारीरिक रूप से सेनानी नहीं था, लेकिन क्या उसके मन में देश और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति जो अगाध भक्ति और प्रेम था, उसके कारण उसे क्या कहते थे लोग? वो उसे क्या कहते थे? कैप्टन कहते थे। क्या और आगे क्या लिखा है इसमें इसको पढ़ो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता था। जो व्यक्ति था चश्मे वाला वो नेताजी के इसलिए वो अपनी दुकान से चश्मा लाकर लगा देता था। उसकी इसी देशभक्ति और फौजी जैसी निष्ठा को देखकर लोग उसे सम्मान या व्यंग से, ठीक है? दोनों चीज़, सम्मान से भी या व्यंग से क्या करते थे? कैप्टन कह के बुलाते थे, ठीक है? दोनों चीज़ होती है। कोई भी आप अच्छा काम करो तो या तो कुछ लोग क्या कहेंगे व्यंग करेंगे आपके उस काम को लेकर के या कुछ लोग उसी काम को देखकर आपका सम्मान करते हैं। इसी बात को यहाँ पे बताया गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा हो गया है? ठीक है? तो फादर बुल्के जन्म से बेल्जियम के थे, ठीक है? बेल्जियम एक देश है आपको पता है बेल्जियम के थे, लेकिन उन्होंने भारत को अपनी कर्म भूमि बनाया। उन्होंने राम कथा पर शोध किया, हिंदी को शब्दकोश तैयार किया और हमेशा हिंदी की वकालत की। उनका जीवन भारतीय साधुओं जैसा था, सादा और उच्च विचारों वाला, ठीक है? उनके मन में भारत के प्रति गहरा प्रेम था, इसलिए उन्हें भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग भी कहा गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो कि क है हालदार साहब सॉरी हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते क्यों? नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हालदार साहब क्या थे? एक देशभक्त थे। कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति पर हर बार बदला हुआ चश्मा देखने में देखने की उनको उत्सुकता रहती थी। यह चश्मा कैप्टन की देशभक्ति का प्रतीक था, जिसे देखकर हालदार साहब भावुक और नतमस्तक होते थे। ठीक है? इसलिए वे हमेशा चौराहे पर रुकते और मूर्ति को निहारते थे। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपका बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को अचरज क्या कारण क्यों थी? या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? ठीक है? तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या अत्यंत अनुशासित थी। वो भोर में उठकर नदी स्नान करते, कबीर के पद गाते और खेत में कड़ी मेहनत करते थे, ठीक है? ये 3 काम करते थे। कौन? बाल गोविंद भगत उठकर कौन-सा? एक तो सुबह नदी में उठते टाइम से और उसके बाद नदी स्नान करके नदी में जाके स्नान करके आते, कबीर के पद गाते और कड़ी मेहनत करते कहाँ? खेतों में, ठीक है? वृद्धावस्था में भी उनकी नियम, धर्म और ऊर्जा में कोई कमी नहीं थी। तो वो क्या वृद्धावस्था में भी उनका नियम सेम था। सर्दी हो या गर्मी उनका यह कठोर नियम कभी नहीं टूटता था, जिसे देखकर लोग अचरज में पड़ जाते थे, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो माता का आँचल पहाड़ के आधार पर संतान के प्रति माँ की ममता और पिता के दुलार का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए, ठीक है? अपने शब्दों में यहाँ पे हमने कहा तो पाठ में पिता अपने बच्चों को साथ नहलाते, पूजा में बिठाते और खेल-खेल में कुश्ती लड़कर दुलार करते थे। माँ का प्रेम बच्चे की सुरक्षा और भोजन से जुड़ा है। माँ उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाती थी, तैयार करती थी और नज़र बचाने के लिए टीका लगाती थी। बच्चा विपत्ति के समय क्या पिता को छोड़कर माँ की गोद में अर्थात आँचल में सुरक्षा पाता था। ठीक है? तो ये आपका आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के आधार पर सरकारी तंत्रीय मानसिकता का वर्णन कीजिए। ठीक है? तो यह कहानी सरकारी तंत्र की गुलाम मानसिकता पर व्यंग करती है। ठीक है?
अधिकारी अपनी प्रतिष्ठा बचाने और विदेशी मेहमानों अर्थात रानी एलिजाबेथ को खुश करने के लिए अपने ही देश के सम्मान अर्थात नाक और शहीदों की मूर्ति तक को दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। यह दिखाता है कि वे मानसिक रूप से आज भी गुलामी में जी रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है इस क्वेश्चन का आंसर। सारे क्वेश्चन के आंसर हमने सटीक दे रखे हैं और जो बाकी पीडीएफ है उसमें और बेहतर तरीके से हमने आप लोगों को चीज़ें बता रखी हैं, सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से आपको 80 से 90% क्वेश्चन सेम टू सेम आपको दिखेंगे और 100% क्या रहने वाला आपका क्वेश्चन पेपर वहाँ से बनेगा। तो आपने उन क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना। चाहो तो आप उस पीडीएफ को नीचे दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों के शहर क्यों कहा गया है? स्पष्ट कीजिए। ठीक है, गंगटोक एक पहाड़ी इलाका है जहाँ जीवन कठिन है। वहाँ के लोग, बच्चे, बूढ़े और औरतें सभी कड़ी मेहनत करते हैं। औरतें पत्थर तोड़ती हैं, बच्चे दूर से पानी लाते हैं। इतनी कठिनाइयों के बावजूद वहाँ के लोग अपनी मस्त और खुशहाली में जीते हैं। जैसे वे अपनी दुनिया के बादशाह हों, इसलिए इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। किसे? गंगटोक को। ठीक है? तो ये इसका अब आता है संस्कृत वाला खंड, जो कि आपका वो है अनिवार्य संस्कृत है, खंड ब। इसमें पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तीन प्रश्नान पूर्णवाक्येन उत्तरः। जो नीचे गद्यांश लिखा हुआ है, इसको पूरा पढ़ लेना है आपने, उसके आधार पे आपने 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है? तो पहला प्रश्न आपने यहाँ पे से आपने पूरा पैराग्राफ आपने आराम से पढ़ लेना है, कहीं पे कोई डाउट लगे तो आपने कमेंट कर देना है मुझे, मैं इसका अनुवाद भी लेकर आपको आ जाऊँगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, क हरिद्वारम उत्तराखंडस्य कीदृशं नगरम् अस्ति, ठीक है? तो हरिद्वार उत्तराखंड का कैसा नगर है करके, ठीक है? तो उत्तराखंड से तो आ जाएगा, यहाँ से प्रश्न आ जाएगा, हरिद्वारम उत्तराखंड ऐतिहासिकम संस्कृतम सांस्कृतम पौराणिकम और विख्यातम च नगरम। इस प्रकार का ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, पौराणिक और विख्यात नगर है, ठीक है? हरिद्वारस्य कणे-कणे के व्याप्ता सन्ति। हरिद्वार के कण-कण में क्या व्याप्त है? तो कण क्या? भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भाव, देश गरिमा बोध च व्याप्त सन्ति। मतलब भारतीय संस्कृति, देखो हरिद्वार के कण-कण में क्या व्याप्त है? भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भाव और देश की देश की गरिमा का बोध, ठीक है? ये सब क्या है? व्याप्त है किसमें? हरिद्वार के कण-कण में। उसके बाद कीदृशी गंगाया समभूमि प्रस्वयति परिविश्यति। तो पर्वत शिखराणां मध्ये विचरन्ति कलकल निनाद अव्या शांत स्वरूपेण बहती गंगा समभूमि प्रविशन्ति। अर्थात क्या कहा जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है कि इसमें पर्वतों से निकलने वाली जो गंगा नदी है वो क्या कलकल निनाद अर्थात आवाज के साथ शांत स्वर में बहती है, कहाँ? भूमि पर, ठीक है? इस प्रकार से इसका अनुवाद है। हाँ, हरिद्वारस्य कानि अपराणि नामानि पुराणेषु वर्तानि सन्ति। आपसे पूछे 3 ये, लेकिन हमने चारों प्रश्नों के उत्तर दिए, इसका उत्तर नीचे दिया, आपने पूरा पढ़ लेना है, ठीक है? हरिद्वारम, स्वर्गद्वारम, ये नामों से पूछा है कितने नामों से जाना जाता है हरिद्वार को? पुराणों में किसके? तो हरिद्वार, हरद्वारम हो गया, आपका स्वर्गद्वारम हो गया, तपोवनम हो गया, माया क्षेत्रम हो गया, मायापुरी हो गया, कपिलाश्रम हो गया, कपिला च वर्तानि सन्ति। इतने नामों से क्या वर्णित किया गया किसको? हरिद्वार के बारे में। किसमें? ग्रंथों में, पुराणों में, ठीक है? तो ये आपका आंसर है। इसका अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, अधोलिखितम पाठ्यांश पठित्वा प्रश्नों पूर्णवाक्येन उत्तरत्। ठीक है? इस पाठ्यांश को पढ़ना है, पद्यांश को पढ़ लेना है, उसके बाद आपने 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये दिया है, अ, विघ्न मध्ये तापनाद कः कलिश्यमानो नास्ति। ठीक है? इसका आपने उत्तर देना। तो यहाँ लिखा हुआ है, विघ्न मादे तापमानो सुवर्णम क्लिश्यमानो नास्ति। अर्थात आग में तपाए जाने पर से सोने को दुःख नहीं होता है। ठीक है? तापमाद, ठीक है? तापनाद मतलब आग में तपाने पर। ठीक है? तो ये चीज़ का आपने दिखाना है। इसके अगला सुवर्णस्य मुख्य दुःखं किम् अस्ति? सोने का मुख्य दुःख क्या है? स्वर्णस्य मुख्य दुःखं तदेकं यतो जना तं गुंजाया तुल्यन्ति। ठीक है? इसका मतलब क्या है? बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है? सोने का मुख्य दुःख क्या है? उसे लोग रत्ती जैसे कुछ तुच्छ चीज़ों से तोलते हैं। ठीक है? देखा होगा आपने, जो सोना तुलता है वो तराजू में क्या होता है? दूसरी तरफ जो बाँट रखा जाता है, वो वेट किसका होता है? लोहे का होता है या तांबे का होता है, बहुत छोटा-सा, ठीक है? तो पीतल या तांबा ऐसे करके चाहिए, तो इस चीज़ का दुःख किसको होता है? सोने को होता है कि भैया मुझे मेरी वैल्यू से कम की चीज़ों के साथ मुझे तोला जा रहा है, ठीक है? इसका जना सुवर्ण क्या तुल्यन्ते, जना सुवर्ण गुंजाया तुल्यन्ते, ठीक है? तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, पठित पाठदीरातां त्रिप्रश्नानां पूर्णवाक्य। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हैं, उनमें से दिया गया है, तो इनको आपने तैयार कर लीजिए। प्रश्न नंबर क, सत्संगति इति शब्द से का अर्थ, ठीक है? सत्संगति इति शब्द से अर्थ सज्जना संगति, अच्छे लोगों का साथ।
ठीक है? अस्ति, ठीक हो गई? तो ये आपने कहा मुनयः किं प्राप्तुं हिमालयं गच्छन्ति, ठीक है? मुनि हिमालय पे क्यों जाते हैं? मुनयः मुनयः शांति प्राप्तुं हिमालयं गच्छन्ति। यह उत्तर पाठ के संदर्भ पर आधारित है, तो जो मुनि है या जो भी नाम से है, ये क्या हिमालय में शांति प्राप्ति के लिए गए थे, ठीक है? तो ये पाठ के संदर्भ के आधार पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? इसके बाद निर्क्षीर विवेकी कौ भवति, जो निर्क्षीर विवेकी है वो क्या होता है? हंसः, ठीक है? निर्क्षीर विवेकी हंसः भवति। कौन था निर्क्षीर विवेकी कौन था? नीर और क्षीर और विवेकवान कौन था? हंस था, ठीक है? राजा रघु कस्य पुत्रम आसीत्, ठीक है? राजा रघु दिलीपस्य पुत्रम आसीत्, जो राजा रघु थे, जिनके नाम पे रघुवंश पड़ा श्री राम के वंश कुल का, उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था दिलीप, ठीक है? तो ये आपने याद कर लेना। अब ये देखो एक चीज़ का ध्यान देना, आपको क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन आपने क्या करना है, एक बार कम से कम अपने संस्कृत की जो बुक है, इन चैप्टर्स की पूरे चैप्टर को पूरा पढ़ लेना है, और इसका जो हिंदी अनुवाद है, वो आपने अच्छे से पढ़कर याद कर लेना है इस कहानी को, ठीक है? इस चैप्टर की क्या कहानी है कर, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है, आपको याद रहेगा, तो आप आसानी से सभी क्वेश्चनों के आंसर इज़िली दे पाओगे। संस्कृत में सबसे ज़्यादा आपको हिंदी में अनुवाद आपको आना चाहिए सबसे पहले। ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका 17 अधोलिखितेषु शब्देषु यथोचित शब्द चित्वा केवलं चत्वारि रिक्त स्थानानि पूरयत्। ठीक है? शब्द सूची मुनिया सत्संगति सुखस्य चंद्रगुप्तस्य लक्ष्यम पठामि। ठीक है? तो यहाँ कुछ दिए हुए हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। ठीक है? ये क्या है, आपके शब्द सूची दी है, शब्द सूची के आधार पर हमने वाक्य बना रखे हैं। तो क, ख, ग, घ, अण, चौ। ठीक है? तो अण, चौ क्या है? अहम संस्कृतम पठामि, और इसमें देखो सर्वेषां धर्माणाम एकम एव लक्ष्यम अस्ति, दुःखस्य बिना नैव सुखस्य बोधम। दुःख के बिना सुख का आभास या सुख का पता नहीं चलता जब तक दुःख ना हो तो, ठीक है? उसके बाद मनुः गंगा तीरे निवसन्ति, ठीक है? मनुष्य जो है गंगा के किनारे रहते हैं। मुने मुने जो होता है वो कहाँ रहते हैं? गंगा किनारे, मुनि की बात हो रही है, ठीक है? चाणक्य और चंद्रगुप्तस्य मंत्री आसीत्। चाणक्य क्या चंद्रगुप्त का मंत्री थे। सज्जनाम संगति सत्संगति भवति। सज्जनों की संगति क्या होती है? जो अच्छे लोग होते हैं उनकी संगति सत्संगति कहलाती है, ठीक है? तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ता अहम मतलब हम संस्कृत पढ़ते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 18 है अधोलिखितेभ्य यथा निर्दिष्टं केवलं त्रिप्रश्नानाम् उत्तरम्। ठीक है? केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। संधि गुरुता अर्थात संधि कीजिए लिखा हुआ है। हरे एव, तो हरेव हो जाएगा। पूर्ण संधि है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद यदि धनापि, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है एक्स्ट्रा, इसको छोड़ दीजिए। यदि अपि, यद्यपि हो जाएगा, इसमें यण संधि है, ठीक है? अब संधि कैसे होती हैं इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी हिंदी व्याकरण में। अगर संधि के बारे में आप ज़्यादा डिटेल में चाहते हैं कि हाँ सर संधि पे भी एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाओ, तो मुझे कमेंट कर दीजिए कि जितने ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे संधि के लेकर के, मैं उस पे वीडियो लेकर आ जाऊँगा आपके लिए, ठीक है? उसके बाद ख, संधि विच्छेद कृतः संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या होगा? स्वागतम क्या होता है? सुधन आगतम क्या हो जाएगा? स्वागतम हो जाएगा। नयनम इक्वल्स टू होता है नय धन आनम, नय धन अनम, नयनम हो जाएगा, ठीक है? इस चीज़ का आपने ध्यान है। इसके बाद है समास विग्रह कृत्वा समासस्य नामोल्लेखः करोतु, अर्थात समास विग्रह करना है, उसके बाद समास का नाम लिखना है आपने, ठीक है? राम लक्ष्मणम, राम च लक्ष्मण च, ठीक है? तो इसमें क्या है? द्वंद्व समास, ठीक है? यहाँ पे क्या है? दोनों को, राम और लक्ष्मण, ठीक है? तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया? एक कर दिया रामोच और लक्ष्मणों को, राम राम लक्ष्मण कर दिया, तो द्वंद्व समास, ठीक है? उसका हिमालय हिमश्च आलय, तो ये तत्पुरुष समास, ठीक है? इसके बाद घ है अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गानाम पृथक कृत्वा लिखत, तो उपसर्ग पृथक करना है नीचे शब्दों में। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ में अन धन भिज्ञ हो जाएगा, ठीक है? तो अन क्या होगा? ये उपसर्ग हो गया। जैसे सुशिक्षित, सुशिक्षित में क्या होगा? सु क्या होगा हमारा? सु उपसर्ग है यहाँ पे, ठीक है? शिक्षित शब्द अलग है और उपसर्ग क्या है? सु है। यहाँ पे अण है। कोष्ठ के प्रदत्तेषु शब्देषु शुद्धम शब्द चित्वा रिक्त स्थानानि कुर्यात्। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षेण और वृक्षात्, तो यहाँ पे क्या होगा? वृक्षेण वृक्षात् ब्रैकेट दिया था, सही क्या है? वृक्षात् तो हमने यहाँ पे लिख दिया। वृक्षात् वृक्ष पत्राणि पतन्ति, अर्थात वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। ठीक है? उसके बाद है बालकः मित्राय पुस्तकम ददाति। मित्राय आया है, ठीक है? बालक का मित्र मतलब लड़के, बालक का मित्र क्या करता है? पुस्तकम ददाति मतलब देता है, ठीक है? ये हो गया। इस पर का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 अधोलिखित वाक्य में द्वय संस्कृत अनुवाद कुरुतः। संस्कृत अनुवाद करना, निम्न वाक्यों में से किन्हीं दो शब्दों का संस्कृत अनुवाद कीजिए लिखा है, ठीक है? तो तुम दोनों खेलोगे, युवाम क्रीडष्ट, ठीक है? क्रीडियस हो जाएगा, ठीक हो गया? तुम दोनों खेलोगे। उसका हम सब विद्यालय गए, वयम विद्यालयम आगच्छम, ठीक है? इसका वह रामचरितमानस पढ़ती है। पढ़ती और पढ़ता में अंतर होता है, ठीक है? पढ़ती लड़की के लिए सा आएगा, लड़के के लिए सौ आएगा, ठीक है? सा रामचरितमानस पढ़ती,
ठीक है? लड़का पढ़ता है, लिखा है तो 100 आ जाता, ठीक है? तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना। उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया होगा, किसी प्रकार कोई डाउट या प्रॉब्लम नहीं होगी। कहीं पे कोई डाउट लगता है, किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ में आपने क्या करना है, अगर पहली बार आए हैं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना। और अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वो भी कमेंट करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं आप। साथ में आपको इस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और इसके साथ आप बाकी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी आप डाउनलोड कर सकते हो लिंक से। और साथ में जो टॉप 30 क्वेश्चन की हमने पीडीएफ बना रखी है आप लोगों के लिए, जिसमें से 101% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आपके नए एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय एंड टेक केयर।